नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। आज हम 10th NCERT मैथ के चैप्टर नंबर 3 को आपको बेसिक क्लास देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथियों, यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के। तो पहले हम इससे पहले का चैप्टर सॉल्व करवा चुके हैं, उसकी बेसिक क्लास भी हमने प्रोवाइड करवाई थी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है आपका, इसकी पहली बेसिक क्लास होगी, उसके बाद में इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में जिस टाइप के पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज इससे जुड़ जाइए। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसका बेसिक लेक्चर लीजिए, उसके बाद में बेसिक लेक्चर लेने के बाद में आप फिर अपनी बुक में से क्वेश्चन लगा के देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर किस प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा जिसे पढ़कर आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज को करने के बाद में इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बेसिक क्लास है उसको करना है, उसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर सीरीज करनी है और फिर आपको देखना है कि क्या मैं इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं। तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार का कंटेंट पढ़ रहे हो। सबसे पहले आप इसका बेसिक क्लास लीजिए। अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो आपकी मर्जी है, आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से अगर मेरी बेसिक क्लास को लेने के बाद में क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे निश्चित कोई भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले आपकी समझ में ये आना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो आप समझिए, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। यहां पर अगर मैं आपको इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊं तो एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आपने रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या देखी कि एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण का नाम देते हैं। आगे यहां पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात होती है। तो आप देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की जब बात होगी तो यहां पर दो चर की बात करी जा रही है। तो यहां पर जिस भी समीकरण में आपको दो चर दिए गए होंगे उसको आप क्या बोल पाओगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपका वो होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस प्रकार का आपका रैखिक समीकरण होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर a, v व c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यहां से आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले रैखिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। उसमें दो चर होते हैं, जैसे यहां पर एक x चर है और y चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात आती है यहां पर, आप देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आपकी समझ में रैखिक समीकरण आ गया, फिर आपकी समझ में दो चर वाले समीकरण आ गए। अब युग्म की जब भी बात होगी तो यहां पर आप देखिए, युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा। तो यहां पर जब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया गया होगा तो आप उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। तो यहां पर वो a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस प्रकार का
आपको एक जोड़ा दिया गया होगा समीकरण का, तब आप उसको क्या बोल पाओगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दो चर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक समीकरण का आपको जोड़ा प्राप्त होता है, तो आप इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोल पाओगे। और यहाँ पर क्या है, a1 b1 c1 जो abc जो दिया गए हैं, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं आप अच्छे तरीके से जानते हो, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 माइनस में भी हो सकती है, 4, कोई भी संख्या, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया है, तो वो उसकी बेसिक क्लास में भी हमने बताया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, जो भी तरह की संख्याएं होती हैं। आप उसको अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का जो नाम है उसका क्या मतलब है। इससे आगे मैं आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो साथियों, जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करेंगे तो वहां पर आपको दो प्रकार की विधियां होती हैं। तो सबसे पहली विधि का नाम होता है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड आपका क्या होता है। तो साथियों, यहां पर सबसे पहले आपको समझने की बात यह है कि जो ग्राफिकल मेथड आपका होता है उससे दिए गए समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको यहां पर एक क्या लेता हूं, रैखिक समीकरण युग्म लेता हूं। मान लीजिए a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। मैंने ये क्या किया, एक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म ले लिया। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहां पर a1 v1 c1, यहां दूसरे इक्वेशन में a2 v2 c2 ये संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 बटे a2, v1 बटे v2 और c1 बटे c2। तो सबसे पहले यहां पर समझने की बात यह है कि अगर a1 बटे a2 बराबर v1 बटे v2 नहीं होता है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो आपका समीकरण होता है, समीकरण युग्म होता है, उसमें आप कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और जब रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर जो समीकरण युग्म होता है उसका अद्वितीय हल होता है। तो क्या दूसरे नंबर पर क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। अब ये आपकी समझ में आ गया। नंबर 3, आपको ये समझना है कि जब भी किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, वहां पर जो आपका समीकरण युग्म है वह संगत होता है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ये सारी चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अभी मैं आपको एक रैखिक युग्म लेकर के इनको चित्र बनाकर ग्राफिकली समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको पहले जान लीजिए कि जब a1 बटे a2 v1 बटे v2 के बराबर नहीं होती है तो क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। मान लीजिए, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके पूरा ही समझाऊंगा। मान लीजिए ये आपका x अक्ष है, y अक्ष है ये, और ये आपका x अक्ष है। तो यहां पर आपको एक चीज देखना है, अगर मान लीजिए ये जो ऊपर वाला आपका रैखिक समीकरण युग्म है,
इसकी जो लाइन है वो इस तरह से निकल करके जाती है, और मान लीजिए ये वाला है, इसकी जो आपकी लाइन है वो आपकी मान लीजिए इस प्रकार से निकल करके जाती है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पर ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यहां से इसको ये भेद करके निकल कर जा रही है। तो इसका एक ही हल होगा। कैसे होगा, मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये आपका एक्स अक्ष है। तो अगर आप इस बिंदु को देखोगे तो मान लीजिए ये 1, ये आपका 2, 3, 4 प्लस में ऐसे होता है एक्स अक्ष पे। यहां पर मान लीजिए ये आपका 1 प्लस का 1 होता है ये, और ये 2, ये 3, ये 4 इस प्रकार जा रही है। तो यहां पर आप देखोगे कि इस पॉइंट को मिलाकर के देखोगे तो आपको मान लीजिए x की वैल्यू भी 2 प्राप्त हो रही है और y की वैल्यू भी 2 प्राप्त हो रही है। तो आप कह पाओगे कि इसका एक ही हल है। जिस जगह पर आपकी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस कटान बिंदु पर जो भी x अक्ष और y अक्ष पे आपको पॉइंट मिलेंगे, वही जो आपके दोनों समीकरण हैं उनका क्या होता है, वही हल होता है। तो यहां पर देखिए ये रेखा ऐसे आगे चलती जाएगी, ऐसे पीछे चलती जाएगी, ये ऐसे आगे चलती जाएगी और ये ऐसे पीछे चलती जाएगी। तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, किसी दूसरे पॉइंट पे नहीं काटेगी। तो मैं जब रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसका एक ही हल होता है, और रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है, और वह क्या होता है, एक संगत युग्म होता है। अगर किसी रैखिक समीकरण युग्म के एक हल होता है तो वहां पर जो आपका रैखिक समीकरण युग्म है क्या होता है, संगत होता है। तो वहां पर एग्जाम में आपसे ये चीज भी पूछ ली जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब हम इससे आगे देखेंगे। साथियों आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में आप इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं बचे। आगे आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए a1 बटे a2 बराबर v1 बटे v2 बराबर c1 बटे c2 है, और यहां पर a1 बटे a2 और v1 बटे v2 आपके बराबर है और c1 बटे c2 आपका बराबर नहीं है, तब आप 3 पॉइंट में क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे कि जो आपकी रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं। और दूसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे, जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो उस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। अब देखिए यहां पर आप समझ लीजिए, यहां पर मान लीजिए कि ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। यहां पर अब आप देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपका ओरिजिन है, यहां पर आपका 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे ये एक्स एक्सिस पे है। यहां पर आप देखिए ये अगर रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होता है, एक रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही है। साथियों समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जिस प्रकार आप जानते होंगे कि रेल की जो पटरियां होती हैं वो समांतर होती हैं, वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस पॉइंट पर हम देखते हैं कि वो एक्स अक्ष पे किस बिंदु पर टच कर रहा है, वो आपका एक्स का मान होता है, और वाई अक्ष पे किस बिंदु पर टच कर रही है वो आपका वाई का मान होता है। आप बताइए अगर मैं इसको कहीं तक पीछे खींचते ले जाऊं और आगे खींचते ले जाऊं, क्या ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी? ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, और अगर एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो साथियों जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तीसरे नंबर पर जब आपका कोई भी हल नहीं होता है तो जो आपका समीकरण युग्म दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, वह असंगत होता है। असंगत साथियों आप इसको ध्यान से समझते जाइए। जब मैं चैप्टर को इसके बेसिक कंप्लीट कराने के बाद जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बिना देखे सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते ही उसको बनाने लग जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपको, मुझे आशा है ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब हम तीसरी कैटेगरी लेते हैं, उसको समझते हैं। अब देखिए यहां पर आप समझ लिए कि मान लीजिए a1 बटे a2
बराबर V1 बटे V2 बराबर C1 बटे C2। अगर तीनों बराबर हैं तो तब क्या होगा आप यहां पर समझ लीजिए। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो देखिए जब ये बराबर होते हैं तो यहां पर मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं तो देखिए ये आपका y अक्ष और ये आपका x अक्ष, यहां पर आप देखिए समांतर हमारी देखो प्रतिच्छेदी हो गई रेखा और समांतर हो गई। अब हम देखेंगे संपाती के लिए, ये कैटेगरी किसके लिए होती है? संपाती के लिए। तो यहां पर आप देखिएगा, मान लीजिए आपका एक ये रेखा है, एक इक्वेशन की आपकी ये रेखा है, दूसरे इक्वेशन की रेखा भी इसी के ऊपर अगर आती है इस प्रकार, वो भी इसी के ऊपर अगर आ जाती है तो ये क्या है? देखिए प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे के ऊपर है। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं आगे तक बढ़ाते ले जाऊं, इसको यहां आगे लेके जाऊं, तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर एक ही रेखा में है, एक के ऊपर एक है। यहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। तो यहां पर जो x की वैल्यू आप देखोगे, यहां पर मान लीजिए ये एक दूसरे के ऊपर है, तो यहां पर भी एक हल होगा, यहां पर भी एक हल होगा, क्योंकि x और y दोनों पे टच करेगा। यहां पर आगे जैसे आप चलते जाओगे प्रत्येक पॉइंट पर एक x की वैल्यू मिलेगी, एक y की वैल्यू मिलेगी, और यहां पर लेते जाओगे तो आपको अनंत हल आपको मिल जाएंगे इन दोनों इक्वेशन के। अगर क्या होता है, रेखा एक दूसरे के संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। वो आप कैसे देख सकते हो, जब आप ग्राफ नहीं बनाओगे तो आप क्या करोगे, A1 बटे A2 करोगे, B1 बटे B2 करोगे और C1 बटे C2 जब आप करोगे और वो तीनों बराबर आएंगे तो आप क्या आप आसानी से कह पाओगे कि वो क्या है, रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, और अनंत हल मिल जाएंगे आपको। क्योंकि देखिए जहां तक इस रेखा को हम लेकर के जाएंगे वहां पर क्या है, x पर भी टच करेगा, y पर भी टच करेगा। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि इसके हमको क्या मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। तो पहले नंबर दूसरे नंबर पे आपको क्या है, अनंत हल होंगे। इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। और तीसरा पॉइंट आता है आपका कि ये युग्म कैसा होगा। तो साथियों जब भी जिस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं उस स्थिति में जो आपका जो समीकरण युग्म होता है वो आश्रित होता है। आश्रित, आश्रित का मतलब संगत ही होता है साथियों। तो मुझे आशा है आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये अगर आपने तीन चीजों को मैंने जो भी आपको बताई है, अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए तो आपने इस चैप्टर में 50% काम अच्छे से कर लिया है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में आपसे पूछे गए हैं और आज की बात अगर आप इसको समझ जाते हो तो नहीं भूल पाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को आसान सॉल्व आप कर पाओगे। यहां पर अब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं, लाइन को ड्रॉ करके। मैंने एक रैखिक समीकरण युग्म लिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं या फिर वे समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप बताइए अपरिमित हल है, या मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसके अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं है। दूसरे नंबर पर जो युग्म दिया गया है वो संगत है या असंगत है। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आप अच्छी तरीके से दे पाओगे। चलिए देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x प्लस 3y, इस फिक्स को इधर लेके आएंगे माइनस बराबर 0 और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस का 12 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस जो भी आपको समीकरण दिया गया है उसकी तुलना करनी है किससे, जो मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था। तो इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से इसकी तुलना करोगे तो यहां पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो क्या है, देखिए a1 है और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो देखिए यहां से a1 की वैल्यू क्या आती है, निकल करके 1। अगर मैं यहां देखूं y का कोफिशिएंट v1 है और यहां पर क्या है 3 है, और यहां पर c1 की अगर मैं देखूं तो देखिए -6 है। तो यहां पर मैंने इससे तुलना कर ली। यहां पर मैं क्या करूंगा, इसी के दूसरे यहां पर क्या लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, क्योंकि यहां पर ये पहला इक्वेशन था तो हमने 1 लिखा, यहां दूसरा था तो यहां पर 2 लिख दिया। यहां पर अब देखिए आप, यहां a2 यहां 2, यहां v2 -3 और c2 क्या है -12। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है a1 बटे a2 v1 बटे v2
देखिए A1 बटे A2, V1 बटे V2 और V2 बराबर C1 बटे C2। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, सबसे पहले आपको यही करके देखना है। तो जो भी बराबर होगा, हमको कंडीशन मालूम है कि कौन सा बराबर होता है, तब क्या स्थिति होती है। अब देखिए, अब आप यहां पर वैल्यू रख के देखिए, तो A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और V1 की वैल्यू कितनी है 3, और V2 की -3, C1 की वैल्यू कितनी है -6, और C2 की वैल्यू कितनी है -12। अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है, देखिए ये -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां माइनस से माइनस कैंसिल, ये 6 से काटेंगे 1 2 बार, तो 1/2 -1 बराबर 1/2। अब आप यहां पर देखिएगा कि यहां पर A1 बटे A2 और V1 बटे V2 ही बराबर नहीं है, तो हमको लास्ट वाले को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ही देख करके बता सकते हैं। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था कि जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है V1 बटे V2 के, तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। तो सबसे पहले रेखाओं के बारे में आप बताओगे, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। नंबर दो, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो आपको कॉमन सेंस समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रकार मैंने आपको बताया था, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक दूसरे को जब काट करके रेखाएं गुजरती हैं, तो यहां पर एक जगह काट करके गुजरेगी, तो यहां पर x ये y पे टच करेगा और यहां पर x पे टच करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक हल मिल जाएगा। मान लीजिए ये x की वैल्यू आपको मान लीजिए 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो इसका कितना हल होगा, एक ही तो हल होगा कि x की वैल्यू x बराबर कितना मिलेगा 3 और y वैल्यू y के बराबर 2 मान लिया है मैंने, इस पर टच करेगा, तो इसके अलावा कोई हल नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये कभी भी कितना भी इसको बढ़ा दे रेखा को, ये कभी दूसरे पॉइंट पे एक दूसरे को नहीं काटेगी। देखिए इसको आगे बढ़ाते जाऊं, इसको यहां आगे बढ़ाते जाऊं, तो इसका हल कितना होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। तो दूसरे नंबर पे आप बता सकते हैं इसका एक अद्वितीय हल यानी एक हल। अब नंबर 3 पे बात आती है कि जब किसी समीकरण का एक हल होता है तो वो समीकरण कैसा होता है, संगत। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये कैसा होगा, संगत होगा। साथियों आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस समीकरण को हम ग्राफिकल रूप में कैसे दर्शाते हैं। तो यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया है तो चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं। यहां पर देखिए अद्वितीय एक ही हल आया है और रेखाएं प्रतिच्छेदी यानी काट करके निकली हैं एक दूसरे को। यहां पर अब आप देखना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी जो रेखाएं हैं ग्राफ पे इसी प्रकार आएंगी, एक दूसरे को काटेंगी और एक ही हल मिलेगा। देखिए ये तो आप जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से 2 नंबर का, तो आप A1 बटे A2 करके देख लेंगे, और जब वहां पर आपसे अगर बोला जाएगा कि आप इसको ग्राफ पे बना करके दिखाइए, तब आपको दिखाना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा, ये जो आपकी पहली समीकरण दी गई है, यहां आप, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए, ये आप बहुत से बच्चों की समझ में नहीं आता है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशंस आपको दी गई हैं उससे या तो आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है या आपको y की वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए यहां पर मैं आपको y की वैल्यू निकालता हूं। मान लीजिए मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू जब मैं समीकरण 1 से निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, देखिए ये दोनों संख्याएं मुझे उधर भेजनी पड़ेंगी, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये 6 माइनस का है प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 3y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक सारणी बनानी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आप इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप ध्यान से इसको समझ लें। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं y की कोई वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या है, x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहां पर y की कोई भी वैल्यू रखूं तो मुझे x की तो मिल जाएगी कि नहीं। अब आप यहां पर देखिएगा, मैं y की वैल्यू रख लेता हूं 0। ये मान लीजिए x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अगर मैं y की वैल्यू रख लेता हूं 0 तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर देखिए 6 माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या मिल जाएगी, माइनस का 6 मिल जाएगी।
अब आप यहां पर देखिएगा, सॉरी प्लस का 6 मिलेगी आपको। अब मैं कोई दूसरी वैल्यू रखूंगा y की, जिससे मुझे x की वैल्यू, देखिए यहां पर आप रखने में तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि जो मेरी x की वैल्यू है वो कम से कम मुझे मिल जाए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मान लीजिए y की वैल्यू -1 रखता हूं। जब मैं y की वैल्यू -1 रखूंगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 - 3 इंटू -1, और ये आपका हो जाएगा ये माइनस का है, तो चलिए कोई और प्लस की वैल्यू रख लेता हूं मैं, तो फिर मुझे छोटी तब भी मिल जाएगी। मैं मान लीजिए प्लस का 1 रख लेता हूं। जब मैं प्लस का 1 रखूंगा तो 6 - 3, और 6 में से 3 जाएगा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। इस प्रकार अब आप यहां पर देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर y की भी इस वाली इक्वेशन से मुझे क्या करना है, ऐसी ही एक साड़ी बना लेनी है। अब आप देखिए यहां पर मैं इसको बनाता हूं, तो मान लीजिए यहां पर भी मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 2x बराबर, ये दोनों संख्याएं उधर प्लस की हो जाएंगी, तो 3y प्लस का 12, और यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 3y प्लस 12 बटा 2। अब देखिए यहां से भी आपको क्या करना है, एक साड़ी बना लेनी है। तो देखिए मैं साड़ी बना लेता हूं x y। अब आप देखिए आपको यहां पर y की कोई भी वैल्यू रखनी है जिससे कि आपको x की वैल्यू छोटी मिल जाए। तो देखिए अगर मैं y की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो यहां पर 0 रखूंगा, ये पूरा आपको 0 मिलेगा, और उस यहां पर क्या मिलेगा, 0 प्लस 12 बटा 2, और 12 में जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा। अगर मैं y की वैल्यू मान लीजिए माइनस का 1 रखता हूं, माइनस का 1 रखूंगा तो ये क्या मिलेगा, माइनस का 3, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, 9, और 9 में जब मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो कितना मिलेगा, 4.5। यहां पर मैं आपको कोई और वैल्यू रख के देख लेता हूं जिससे मुझे सीधी मान मिल जाए। मान लीजिए मैं अगर 2 रखूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, 6। हाँ फिर सही है, तो मैं यहां पर मान लीजिए 2 रखता हूं, माइनस का 2 रखूं तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, तो माइनस का 6 प्लस 12 बटा 2, तो यहां से आपको 12 में से 6 जाएगा, 6 बटा 2 यानी 3। यहां पर आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब आपने साड़ी बना ली। अब देखिए क्या होता है, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, तो देखिएगा यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिए इसको। मान लीजिए ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए y की ज्यादा नहीं चाहिए तो इतना सा बना लेते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये मैंने x और y अक्ष बना लिए हैं, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। अब आप यहां पर देखिए, मैं मान लिख लेता हूं यहां पर, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6। अब मैं ऐसे यहां पर बनाता हूं 1 2 3 4 5, और यहां पर मान लीजिए -1 -2 देख लेते हैं इसको। अब आप यहां पर देखिएगा, अब आपको इन वैल्यूओं को पुट करना है। देखिए कैसे इसको रखते हैं आसान तरीके से, आप देखिए यहां पर देखिए y पे आपको कुछ, y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 6 है, तो y पे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, केवल x पे कितना चलना है, 6। तो आपका 6 यहां पर है। साथियों देखिए मैं यहां पर बोर्ड पे बना रहा हूं, आप इसको जो ग्राफ बुक आती है उस पे अगर करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी बिल्कुल भी पॉइंट मिस नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि फिक्स नहीं होता है ये बीच का गैप। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि देखिए जब मुझे y पे 0 था और x पे कितना था 6, तो y पे तो बिल्कुल नहीं चलना है, केवल x पे 6 चलना है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पहले आपको जो पॉइंट x का है उसका नाम लिखना है, तो आपने लिख दिया 6 और y कितना है 0। अब आप देखिए आपको क्या करना है, y पे 1 चलना है, x पे 3 चलना है। तो देखिए आप ध्यान से, y का पॉइंट ये है और x का पॉइंट ये है, तो आपको ये पॉइंट देखिए यहाँ पर, यहाँ टच करे और यहाँ पर आपका x का टच करे, तो देखिए ये जो पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट होगा कौन सा, पहले आपको x वाला वैल्यू लिखना है, देखिए क्या है 3 और y पे कितना है 1। तो फिर आपको क्या करना है, इन पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। देखिए
इस प्रकार मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। यहां इस प्रकार ये चली जाएगी, ये इस प्रकार। अब जो इस पॉइंट का नाम था वो क्या था आपका 1,3। अब देखिए इस रेखा का भी आपको नाम लिख देना है। ये जो रेखा है ये क्या थी, तो इसको मैं लिख देता हूं x + 3y - 6 = 0। अब y की वैल्यू कितनी थी 0, तब आपकी x की वैल्यू कितनी थी 6 थी। तो देखिए आपको x पे 6 चलना है। देखिए यही पॉइंट मिलेगा आपको। y का पॉइंट क्या है आपका है x का पॉइंट कितना है 6 और y का 6 0। तो यहाँ पर ये पॉइंट, इस रेखा का भी यही पॉइंट हो जाएगा। अब आप देखिए y पे -2, देखिए y पे -2 ये है और x पे 3 है, तो ये कहां मिलेगा, देखिए ये यहां मिल जाएगा आपको, यहां पर। इस पॉइंट का क्या नाम होगा, x का पहले लिखना है हमको 3 और 2 माइनस का। अब आपको क्या कर देना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो देखिए जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, देखिए ये जो आपका पॉइंट है, अब आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का क्या नाम है 6,0, यानी x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 0। यहां से आप एक चीज समझ लीजिएगा, ये इस पॉइंट पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका क्या है, ये हल है, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका एक हल क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट पे ही एक दूसरे को काट रही है। और अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्यों बोली हमने, क्योंकि ये एक दूसरे को काट करके निकल रही हैं। और इसका एक हल क्यों है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट रही है। और जब एक हल होता है तो हमको पता है कि जो युग्म है वो कैसा होता है, संगत होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए साथियों, यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस पॉइंट हो सकता है। जब आप ग्राफ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। यहाँ पर बोर्ड पे थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट जो है फिक्स नहीं होते हैं। हमने बस ऐसे ही आपको समझा दिया। अब यहाँ पर आशा है आपकी ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथियों आज हमने देखा कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि के द्वारा किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधियों द्वारा किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि